64वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ इंटरव्यू के लिए वीडियो शूट करके भेजा आप लोग को। अब जो LSW का मैं लगातार भेज रहा हूँ, उसी क्रम में मैं आगे की बात करूँगा। लगातार नहीं दे पा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्ट्रीम के हैं, कभी कुछ परीक्षा के कभी कुछ परीक्षा के, उन लोगों का दबाव इतना है और मेरे पास समय अभाव है और उन्हीं के बीच में मुझे शूट करना पड़ता। आप समझ सकते हैं ये थोड़ी सी दिक्कतें तो आती हैं, तो मैं समझता हूँ। और फिर भी अभी भी बहुत समय है आप लोग के पास, अभी आए भी नहीं हैं। मैं समझता हूँ उसके पहले मैं समाप्त कर दूँगा। और कुछ अपना होमवर्क भी किया कीजिएगा आप लोग भी। मैं बता रहा हूँ डायमेंशन, इसके अतिरिक्त वो उस पर और काम आप भी कीजिए और अतिरिक्त प्रश्नों की भी तैयारी कीजिए। और एक्ट में देखिए, एक बार रीडिंग तो डाल ही जाइएगा। वैसे बहुत अंदर एक्ट से पूछते नहीं हैं लोग, लेकिन फिर भी एक्ट की जानकारी तो होनी चाहिए। यहाँ तक कि सतही प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं कि अब आपको कितना एक्ट पढ़ना है। तो ध्यान में रखिएगा, जो फर्स्ट पेपर के एक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपके। ध्यान में रहता है, लोग फर्स्ट पेपर को ही बता देते हैं और सेकंड पेपर में भी 2 एक्ट पढ़ना, ठीक है। वो श्रम अधिनियम वाला जो आप श्रम संघ अधिनियम 1926 और एक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसे बुझाने के लिए सतही प्रश्न है। बोलेगा सब एक्ट गिना दीजिए, कौन कौन सा एक्ट है, पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो सब चीज़ें आपको एक बार निश्चित रूप से देख लेनी चाहिए, ठीक है। और जो भी मैं एक्ट के संबंधित प्रश्न आपको बता रहा हूँ, एम्फेसिस उस पर डालनी है, लेकिन एक्ट के जो प्रावधान है कुछ कुछ वो संबंधित जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। पूछ देगा काम के घंटे के संबंध में जानकारी, क्या कारखाना अधिनियम में, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं उन सब चीज़ों पर नहीं आ रहा हूँ। वैसे अमूमन 99% उधर से प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी आप एक बार रीडिंग डाल जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, ठीक है। तो अपने यही तो है इंटरव्यू में अंदर जाएंगे तो आप क्या प्रश्न पूछे जाएंगे नहीं जानते, लेकिन आप अगर अपने से तैयार रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बताएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। और कोई बात नहीं है, अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे और आप नहीं बता पाए तो आप सॉरी सर बोल दीजिएगा, सर मुझे अभी इस समय में मेरी स्मृति में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत घबरा के नहीं, एकदम कूल माइंड होके और थोड़ा सा आप स्माइलिंग फेस रखते हुए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हंस दीजिएगा कि आपको नहीं आता हो फिर भी आप हंस दे रहे हैं, तो ये धृष्टता समझी जाएगी, निगेटिव चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, संतुलन बनाए रखना है, नहीं आने पर भी संतुलन बनाए रखना है। तो आज हम आप आते हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे आज। तो पहले इस पर बात करते हैं। इससे जो प्रश्न आते हैं वो पूछे जा सकते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कहाँ लागू होती है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कहाँ लागू होगा ESI एक्ट, तो आप बताएंगे कि जो कारखाना है, सड़क परिवहन है, होटल है, रेस्तरां है, सिनेमा घर है, दुकान है, शैक्षणिक संस्थान है आदि जितने भी ये प्रतिष्ठान हैं, इनमें जहाँ 10 या इससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं वहाँ ये अधिनियम लागू होता है। यह एक स्वपोषित जो योजना है जिसमें नियोजक और कर्मचारी दोनों के अंशदान होते हैं। जिनकी सैलरी 21,000 रुपये तक वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं उन पर ये लागू होती है, ठीक है। इसमें मजदूरी जो अंशदान कर्मचारी का होता है वो 0.75% होता है और जो नियोजक होता है वो 3.25% अंशदान करते हैं। यानी कुल मिलाकर अंशदान का जो प्रतिशत है वो 4% है, ठीक है। कुल अंशदान पूछेगा तो 4%, नियोजक का पूछेगा 3.25 और 0.75 कर्मचारी का। ये पूछा जाता है, ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा।
ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन पूछे जाते हैं। आप किस अधिनियम को, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया होगा कि आप किस अधिनियम को विस्तृत फलक वाला अधिनियम मानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डायमेंशन वाला अधिनियम। जो फेवरेट पूछेगा तब तो आप महिला है तो आप, मैंने बताया था, प्रसूति हित लाभ बोलेंगे। लेकिन विस्तृत फलक वाला अगर कोई अधिनियम पूछा कि जिसके बहुत डायमेंशन है क्षेत्र में, तो देखिए इसमें कुछ लोग बोल देते हैं फैक्ट्री वाला भी, ठीक है। लेकिन अगर विस्तृत फलक वाला बोलेगा तो आपको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम भी आना चाहिए, इसीलिए कि इसमें डायमेंशन देखेंगे बहुत क्षेत्र में। क्यों आप पूछेगा क्यों, तो बोलेंगे महोदय मेरे विचार से सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, जिसके अंतर्गत निम्न हित लाभ सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे बीमारी हित लाभ, प्रसूति हित लाभ, आश्रित हित लाभ, अशक्तता हित लाभ, चिकित्सा हित लाभ, अंत्येष्टि हित लाभ और बेरोजगारी भत्ता। ये 7 एस्पेक्ट्स आते हैं और सबके बहुत के अलग अलग अधिनियम भी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम में बहुत सारी प्रसूति हित लाभ अलग से अधिनियम है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक जो संशोधन किया गया इधर वर्तमान सरकार के द्वारा कि दिव्यांग जन, देखिए विकलांगता को अब सरकार ने शब्द हटा दिया और उनके जगह दिव्यांग शब्द का यूज करते हैं। तो दिव्यांग जनों के लिए ईएसआई एक्ट में वेतन की सीमा कितनी है रखी गई है, तो इसमें देखिए ये थोड़ा इसमें ईएसआई एक्ट में परिवर्तन किया गया दिव्यांग जनों के लिए, और इसमें दिव्यांग जनों के लिए यह सीमा 25,000 रुपये की गई है। ध्यान रखिएगा 21,000 से बढ़ा करके आप इसमें 25,000 रुपया, लोग जिसका वेतन 25,000 रुपया तक है वो सब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या प्रतिदिन वेतन मजदूरी पाने वाले कर्मचारी भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, पूछेगा तो बोलेंगे नहीं महोदय इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें जो प्रतिदिन 176 रुपया या इससे कम वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक प्रावधान ये है कि उनको अपने हिस्से का अंशदान नहीं करना होता है। जो व्यक्ति 176 रुपया या इससे कम प्राप्त करता है प्रतिदिन, उसको अपना अंशदान नहीं करना है, नियोजक सारा का सारा अंशदान स्वयं देगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा एक्सेप्शनल जो चीज़ें होती हैं उसका दिमाग उसी पर जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि बताइए कि वेटिंग पीरियड क्या है, क्या होता है। ये हो सकता है ये सब कोई पूछना पूछे, सीधे यही पूछे आपसे वेटिंग पीरियड किसको बताइए। अब देखिए बीमारी हित लाभ में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि एक्ट के समय जब आप पढ़ते हो तो शायद उतना ध्यान नहीं जाता आपका, और ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि इंटरव्यू के लिए पूछी जाती हैं। इसमें बीमारी हित लाभ में आपको हित लाभ तभी मिलेगा जब आप पढ़े होंगे कि 3 दिन का जो समय है, बीमारी का 3 दिन का समय, हित लाभ तभी प्राप्त होगा जब वो 3 दिन बीत जाएगा, तब भी आप बीमार हैं तब मिलेगा। 3 दिन से कम वाली बीमारी में आपको बीमारी हित लाभ नहीं दिया जाता, इसी को कहते हैं वेट इन पीरियड। बीमारी हित लाभ के तहत हित लाभ व्यक्ति के बीमार होने के 3 दिन की अवधि पूरी होने के बाद ही प्रदान की जाती है, इस अवधि को वेट इन पीरियड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अब आपसे पूछेगा करंट से जोड़ के, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही दिसंबर 2019 में ये केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार में ईएसआई के अस्पताल कितने हैं, क्योंकि अभी चर्चा में भी रहा जितने ईएसआई अस्पताल हैं सब वहाँ कोविड के भी को अस्पताल में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, खासकर बिहटा और फुलवारी शरीफ को, तो ये पूछे जा सकते हैं। देखिए उन बिहटा और फुलवारी शरीफ वाला, खासकर बिहटा वाले को 100 बेड अस्पताल की अनुमति उसमें मिल गई थी, अब 200 बेड और की अनुमति दे दी गई है, अब उसको विस्तारित किया जाएगा। अगर 300 बेड वाला हो जाएगा तो उसको एक अस्पताल का संज्ञा जो दिया जाता है, जिसके तहत उसमें मेडिकल कॉलेज की संज्ञा कन्वर्ट हो जाएगी, वो अस्पताल मेडिकल कॉलेज के रूप में हो जाएगा, तो फिर एडमिशन वगैरह भी तमाम जो है पढ़ाइयाँ भी होने लगेंगी। तो ध्यान में रखिएगा कि वो अंदर में आ सकता है, इसके लिए एक्ट के तहत 300 बेड होना चाहिए। उतना ध्यान, चलिए उतना विस्तृत में नहीं जाएगा, फिर भी ये पूछे जा सकते हैं कि ईएसआई एक्ट के तहत
कितने अस्पताल हैं, तो इसमें बताएंगे कि बिहार में वर्तमान में 17 अस्पताल जो हैं वो चल रही हैं। वैसे 38 जिलों में, पूरे सभी जिलों में 38 जिलों में ईएसआई के अस्पताल खोलने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है। इनमें 16 जो अस्पताल हैं उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, कहीं कहीं अब एकदम पूर्ण होने के कगार पे है। तो ये आप कहेंगे कि ये भूमि दे दी गई और उन पर भवन भी बन गया, तो ये अब पूर्ण भी होने वाला। तो 16 जो है वो होने वाला, यानी 17 और 16 कुल मिला करके 33, और 5 की कोई भूमि अभी नहीं मिली है तो वो भी जल्दी ही मिल जाएगी। तो 38 जिलों में पूरी तरह से तब देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं में जो है, जो श्रमिक वर्ग हैं, जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, जो इस अधिनियम के तहत आते हैं, उन सब को के लिए एक सामाजिक सुरक्षा के तहत ये काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है कि बताइए पटना में किन 2 ईएसआई के सबसे बड़े अस्पताल है। मैंने पहले बता दिया, बिहटा, और ये दोनों चर्चा में रहा है, बिहटा और फुलवारी शरीफ। नेक्स्ट पूछा जाएगा, बताइए कि वर्तमान सरकार ने विकलांगता को, जिसको अभी मैंने दिव्यांगता बोला, तो दिव्यांगता को की परिभाषा को विस्तारित किया। ठीक है, उसमें विस्तार दिया। तो ये इस संबंध में अगर आपको कोई जानकारी है तो बताएं। तो बोलेंगे महोदय, विकलांगता की श्रेणियों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। केवल 7 पहले विकलांग कहे जाते थे, अब इसको विस्तार दे दिया गया। अब इसमें क्या क्या सब आ गए हैं, तो उसमें कुछ उदाहरण दे दीजिएगा महोदय। सेरिब्रल पॉल्सी, हीमोफीलिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, एसिड अटैक, पार्किंसंस, एसिड अटैक तक को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, सब विकलांग माने जाएंगे। ठीक है, तो ये इस को शामिल किया गया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन दिव्यांग जनों के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं। देखिए, अभी जो इसके पहले जो आरक्षण का प्रतिशत था, अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये आप बताएंगे कि महोदय 40% से अधिक जो भी दिव्यांग जन हैं, ध्यान में रखिएगा, ये भी 40% से अबव होना चाहिए। 40% से अधिक दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। महोदय, पहले यह प्रतिशत सीटों के 3% हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर अब 4% कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, वो आपसे तब पूछा जा सकता है ये प्रतिशत कैसे निर्धारित होता है। तो एक्ट पर अगर हो सकता है पहुंच जाए, तो आप चारों कैटेगरी को आप जरूर देख लीजिएगा कि अस्थाई अपंगता, अस्थाई अपंगता, ठीक है, पूर्ण अपंगता, ये सब कितने कितने % पर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बता जरूर रहा हूँ, एक्ट को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ से ये आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है, अब आए हम लोग, देखिए, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए दुकान और प्रतिष्ठान दोनों में क्या अंतर है, क्यों 2 नाम लिखे गए, दोनों में कोई अंतर है? तो आपको प्रतिष्ठान किसे कहते हैं और दुकान किसे कहते हैं परिभाषित करना होगा। ठीक है, तो प्रतिष्ठान वैसे कार्यस्थल को कहते हैं जहां व्यक्ति किसी कार्य के परिसर या कार्यालय में अपनी सेवाएं देता है, उसे प्रतिष्ठान कहते हैं। जैसे होटल, भोजनालय, मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, बीमा कंपनी, बैंक, सब जगह अपनी सेवाएं लोग देते हैं। ठीक है, यहाँ वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, उत्पादन कार्य यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे सेवाओं वाला क्षेत्र ज़्यादा है, इसके अंतर्गत आता। और दुकान किसे कहते हैं? देखिए, ध्यान में रखिएगा, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो वो उद्योग हो जाता। ठीक है, और इसमें वो चीज़ें नहीं आती। और दुकान उसे कहते हैं जहाँ पे वस्तुओं का क्रय विक्रय होता। ठीक है, सेवाओं का नहीं बोले, वस्तुओं का क्रय विक्रय होता, वो दुकान कहलाता है। जैसे कपड़े का हुआ, जैसे किराना का हुआ, धातुओं का हुआ, तमाम जितनी वस्तुएं हैं उन सब के दुकान, जहाँ क्रेता और विक्रेता जो एक जगह पर स्थान पर खरीदते हैं,
चाहे कोई भी हो, बिजली का होगा, तमाम हो, ये सब दुकान कहलाते हैं। तो दुकान और प्रतिष्ठान इसको परिभाषित करने के लिए पूछा जा सकता है, इसको एक बार देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक जो अधिनियम वो है बाल श्रम, उसको मैं इंडिविजुअल एक दिन देखूंगा, क्योंकि वो वहाँ सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो चूँकि बाल श्रम पर सबको जानकारी होती है और इस पर बहुत वृहत रूप में संवैधानिक प्रावधान भी है और ये सब भी है, तो वो सब प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उस पर अगले सेगमेंट में बात करूँगा। अब मैं आता हूँ ILO पर, आज ही बात कर लूँ ILO पे। ILO से भी प्रश्न अब पूछे जाते हैं। अब पूछ सकता है ये अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे नहीं पूछेगा कि ILO क्या हो सकता है, ऐसे आपसे पूछे कि बताइए श्रमिकों की समस्याओं के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी है क्या, तब आप उसमें बोलेंगे हाँ महोदय ILO है। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बोली क्या काम करती है, इसका उद्देश्य क्या है, तो बोलेंगे ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है महोदय जो श्रम समस्याओं, उनके सामाजिक संरक्षण और श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, उसके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करती है। पूछेगा फिर बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में, और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तब आपसे पूछेगा वर्तमान में कोई बताइए इसके डायरेक्टर कौन है, तो गाय राइडर, याद रखिएगा गाय राइडर अभी हैं। ये सब चीज़ें जरूर याद रखिएगा, जीके का चीज़ है वो, उसको भी जानकारी रहती है। पूछेगा फिर बताइए, अगर इसमें थोड़ा विशेष रूप से कोई एक्सपर्ट बैठे होंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें दो चीज़ें आती हैं, अभिसमय और सिफारिश। तो अभिसमय किसे कहते हैं, सिफारिश किसे कहते हैं, क्या अंतर है दोनों में, तो आप बताएंगे दो या दो से अधिक राष्ट्रों में आपस में राज्यों के लाभ के विषय में लिया गया कोई जो उचित निर्णय होता है उसको अभिसमय कहते हैं। अब तक कुल कितने अभिसमय पारित हुए हैं, तो 185, ध्यान में रखिएगा आंकड़ा 185, जिसमें 8 जो मूलभूत अभिसमय है। ठीक है, मैं उस पर आऊँगा कि वो 8 मूलभूत अभिसमय कितना है और भारत उसको कितना लागू कर गया है। सिफारिश और अभिसमय में अंतर पूछेगा तो आप बोलेंगे कि महोदय जो अभिसमय होता है वो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी है कि वो अपनी संसद में इस बात को रखे, और संसद देखिए ये जरूर बाध्यकारी, और जो एक्जीक्यूटिव कहाँ बनाया गया बाध्यकारी इसलिए कि आप सदन में रख, सरकारें इसको लागू करने, जो सदस्य राष्ट्र इसको लागू करने के लिए बाध्यकारी होंगी, लेकिन अगर उसके अपने सदन में रखने के लिए बाध्यकारी, ध्यान में रखिएगा, सदन में रखेंगे, सरकारें सदन में रखेंगी, अगर सदन उसको पारित करना चाहता है यानी बहुमत अगर उसका है तो ये अभिसमय पारित हो जाएगा और कानून बन जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ का पारित नहीं हुआ, सरकार की भी मंशा नहीं है, विवशता है, तो इस संबंध में आपको ILO को सूचना देनी होगी कि ऐसा ऐसा सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से हम इसको अभी पारित करने पाने में सक्षम नहीं है। सिफारिश के संबंध में ये सूचना देने की आवश्यकता नहीं, सिफारिश में दिया आप इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये ऐच्छिक है। ठीक है, तो दोनों में अंतर आप समझ गए। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 8 मूलभूत अभिसमय जो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो कौन कौन से हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कभी कभी पूछ भी दिया गया है अभी इसको, तो आप जब चर्चा करेंगे, देखिए काम यही है कि अभिसमय जैसे ही चर्चा किया आपने, आपसे पूछा कि कितने अभिसमय हैं, आपने उसकी बताया, बोला कि अच्छा बताइए कौन कौन से 8 मूलभूत अभिसमय हैं, तो आप बताएंगे महोदय पहला जो है बलात् श्रम अभिसमय 1930 जो कन्वेंशन संख्या 29 में के द्वारा दी गई थी। दूसरा है बलात् श्रम उन्मूलन अभिसमय 1957, ये कन्वेंशन संख्या 1905 है। इसके बाद है समान पारिश्रमिक अभिसमय 1951, अभी सब पर कानून बने हैं। उसके बाद बलात् श्रम पर को भी निषिद्ध किया गया हमारे यहाँ, अब बाल श्रम और तमाम की बातें की गई, वो निषेध किया गया। तो बलात् श्रम वाले जो है उसको संवैधानिक प्रावधान के तहत हमारे यहाँ है, बलात् श्रम को हम लोगों ने प्रतिषिद्ध किया। पूछेगा किस अनुच्छेद में है ये, तो आप ध्यान में रखिएगा, क्या बताएंगे, याद है शोषण के विरुद्ध अधिकार 1923 अनुच्छेद 23 और 24, 23 में इस बातें की गई है, तो 23 में आप बताएंगे अनुच्छेद 23 में। ठीक है, 24 में बालकों के नियोजन पर जो प्रतिबंध है खतरनाक में, तो 23 को आप बताएंगे अनुच्छेद 23। देखिए इसी से क्वेश्चन उठेगा कहाँ कहाँ, बता जैसे ही आप ये नाम बोलेंगे बताइए कि भारत में कहाँ संवैधानिक प्रावधान किया गया,
तो अनुच्छेद 23 बताएंगे आप, जोड़ेगा इसको। नेक्स्ट समान पारिश्रमिक मैंने बताया, तो उसमें बोलेगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बना। भेदभाव रोजगार व्यवसाय अभिसमय 1958, न्यूनतम आयु अभिसमय 1973। अभी जब लागू हुआ तो तमाम न्यूनतम आयु सब जगह लागू हो गए, हर एक एक्ट में ये चीज़ें समाविष्ट की गई। कारखाना अधिनियम में भी, तमाम जितने अधिनियम है सब में न्यूनतम आयु वाला चीज़ें कि कहाँ कहाँ नियोजन होगा, कहाँ कहाँ बच्चों का नहीं होगा, ये सारी बातें सब में कही गई है। किशोरों का होगा या नहीं होगा, बालकों का नियोजन नहीं होगा, बालक और किशोर में क्या अंतर, ये सब भी पूछे जाएंगे, छोटी छोटी बातें। ठीक है, परिभाषा मैंने पहले ही कहा था कि उसको ध्यान में रखिएगा। बाल श्रम का निष्कृतम रूप अभिसमय 1999, और ये जो न्यूनतम आयु अभिसमय 1973 और बाल श्रम का निष्कृतम रूप अभिसमय, तो ये जो है 1999, ये दोनों लागू हुआ बाद में, अभी थोड़े दिन पहले लागू हुआ ये दो। और जो दो लागू नहीं हुआ है वो है संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा और संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार। ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार वाला चीज़ वो हमारे यहाँ नहीं लागू हुआ है, और संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा ये हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ। इसकी चर्चा हम सेकेंड पेपर वाले जब पढ़ाएंगे। देखिए, ज़्यादातर प्रश्न जो है वो सेकेंड सेगमेंट से ही उठते हैं और वहीं से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पेपर में जितना बताया ये आपको अपने को सुरक्षित करने के लिए बताया। यहाँ से कुछ एक आध प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, दो प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन इतना अगर आप तैयार हो जाते हैं तो आप समझिए बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट होके जाएंगे LSW में। ठीक है, इसलिए मैं कहाँ कहाँ से आ सकते हैं प्रश्न, उठ सकते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर और जो पूछे जाते हैं एक्सपर्ट के द्वारा वो सारे चीज़ें मुझे भी पता, तो कहाँ पूछे जाते हैं, इसलिए अनुभव का उठाइए आप लोग लाभ। जितना बोल रहा हूँ उतना ज़रूर तैयार करिए बेटा, लिख करके उसको याद कीजिए, कई बार सुनिए तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, जो 7वां है 8वां वो लागू नहीं हुआ। ठीक है, इसके अतिरिक्त संगठन का पूछा जा सकता है। देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के बारे में मैंने आपको बताया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का क्या संगठन है वो भी पूछा जा सकता है। इसमें कितने कितने लोग होते हैं, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो संगठनात्मक वाला भी एक बार जरूर उसके एस्पेक्ट्स पर देख लीजिए। वो कार्य नहीं पूछा जाएगा, अधिकार नहीं पूछा जाएगा, सब नहीं पूछा जाएगा, संगठन का ढांचा तो पूछ ही सकता है। ठीक है, हायरार्की सब चीज़ों में बाद में बात करूँगा। श्रम का जो हायरार्की है निचले पद से लेकर ऊपर तक, ये सब पूछे जा सकते हैं, मैं उन सब पर चर्चा बाद में करूँगा। तो ये बातें मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अगले क्लास में मैं बाल श्रम के बारे में बताऊँगा कि बाल श्रम पर कौन कौन से प्रश्न आते हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ आपसे। आप लोग इसको देखें और मेरे तमाम जितने वीडियो हैं उन सब को कई बार सुने। ठीक है, उससे आपके दिमाग में एक सेटअप बन जाएगा और मैं दे दूंगा नोट्स भी, वो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, वो दिक्कत लेकिन जो बोलता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके बोलने की शैली भी होगी, वहाँ पे कैसे बोलेंगे आप। ठीक है, इन सब चीज़ों ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नोट्स तो कहोगे कहीं किसी का भी देखो, कभी कहीं भी से मिल जाएगा और कुछ भी मिल जाएगा। डायमेंशन ज़रूरी है, वो समझना ज़रूरी है बेटा। ठीक है, और इसके लाभ आपको अभी नहीं बताऊंगा, जो अनुभवी हैं, जो पहले दे रहे हैं वो समझ सकते हैं। जो नए छात्र हैं वो लाभ उनका ये पता चलेगा इंटरव्यू बोर्ड में। जो मैं ये बातें कर रहा हूँ यही सबसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि बिल्कुल सहज है। जो बच्चे कंप्लीट कर जाते हैं वे तो जरूर फ़ोन करते हैं कि सर आपका जो प्रश्न पूछे थे सब वही प्रश्न आया। ठीक है, कई मेरे बच्चे जो कंप्लीट कर गए हैं, आप उनसे पूछिए तो वो वही राय देंगे। ठीक है, बहुत प्रचार मैं बहुत नहीं करता हूँ, प्रचार मेरा आप ही लोग हो। ठीक है, मैं सेवा में हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा ये सब काम व्यावसायिक नहीं कर पाता और मेरी मंशा भी नहीं होती, लेकिन मेरी ज़रूर इच्छा होती है कि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हों। तो इसको आप अपने तक सीमित नहीं रखिए, कोशिश कीजिए कि अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हो तो आप इसको स्प्रेड करें और लोगों को, बच्चों को लाभान्वित करें। ठीक है,
और सब्सक्राइब कर लें इसलिए कि नोटिफिकेशन आता रहेगा। बेल आइकन को दबा दीजिए, फिर मैं दूसरे के कहने पे कह रहा हूँ, तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए और उसको जो है और ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। धन्यवाद।